नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने हाजिर है। काफ़ी दिनों से मैं ये वीडियो आपके लिए बनाने की सोच रहा था। रिक्वेस्ट काफ़ी आती है कि सर यस बैंक का हम टारगेट कितना रखें, उसी को देखकर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखो तो एक चीज़ याद रखिए कि आप के पास शेयर नहीं है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मान लेता हूँ कि मेरे पास शेयर ना होते तो मैं इस वीडियो को बिल्कुल रैशनल माइंड के साथ तभी देख पाता। बिल्कुल वही चीज़ आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक, अभी यस बैंक का प्राइस कितना चल रहा है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 16 रुपये 10 पैसे। ठीक है, 16 रुपये 10 पैसे प्राइस चल रहा है। ठीक, अब किसी भी कंपनी का जो भी प्राइज होता है वहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने होती है कि उस प्राइज के मुकाबले वो कंपनी कमा कितना रही है, यानी कि उसकी अर्निंग क्या है, और इसी से हमारे सामने प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकलता है। इसको भी हम समझेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर 16 रुपये प्राइस चल रहा है तो इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ये भी हमारे पास इसकी भी समझ होनी चाहिए। तो इन्हीं तीनों चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, प्राइस पर, मार्केट कैप पर और अर्निंग्स पर। और मार्केट कैप किससे कैलकुलेट होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर। ठीक है, यही चारों चीज़ों को मैं आपको ऐसे प्रूफ कर दूंगा जिससे कि आप बेटर समझ पाओगे क्या यस बैंक 400 रुपये के काबिल है, क्या इसका टारगेट सच में 400 है। जैसा लोग बता रहे थे कि यस बैंक 500 भी चला जाएगा, 600 भी चला जाएगा जब LIC ने अपना स्टेक वगैरह बढ़ाया था। तो मैं वही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, और क्यों यस बैंक 16 रुपये पे महंगा है ये मैं बोलता रहता हूँ, उसको भी आपको समझाऊंगा। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब यस बैंक में यहाँ पर आप देखिएगा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ था, उसको आप समझिएगा किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ध्यान से सारी बातें आपको समझनी है। ठीक है, इक्विटी डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, इक्विटी का मतलब होता है कि मान लेते हैं किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं। ठीक है, 100 शेयर्स हैं। अब ये कंपनी 100 रुपये ही कमाती है और 10 लोगों के पास ये 100 शेयर्स हैं। तो ये जो 100 रुपये है, ठीक है, ये 10 लोगों में 10 10 रुपये बराबर बढ़ जाएगा। मान लेता हूँ कि यही शेयर्स की संख्या, ठीक है, कंपनी के शेयर्स की संख्या 200 हो जाती है। ठीक है, 200 हो जाती है तो फिर क्या होगा? हर एक शेयर के बदले कंपनी कितना कमाएगी? अब सिर्फ 0.5 पैसे 50 पैसे कमाएगी। 50 पैसे कमाएगी, जो अभी एक शेयर के मुकाबले 1 रुपये कमा रही थी। अगर शेयर्स की संख्या डबल कर दी जाए, यानी कि अर्निंग्स आधी हो जाएंगी पर शेयर पे। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अर्निंग्स आधी क्यों हो गई? क्योंकि 1250 करोड़ शेयर्स यस बैंक के अवेलेबल थे जब ये नॉर्मली ट्रेड करता था। जब फ्रेश FPO आया, इनका FPO जब आया तो 1250 करोड़ शेयर्स और बाजार में इक्विटी डाइल्यूट करके, मतलब इक्विटी की वैल्यू कम करके, डाइल्यूट का मतलब इक्विटी की वैल्यू कम, मतलब एक शेयर की वैल्यू कम कर दी गई। फ्रेश 1250 करोड़ शेयर्स बाजार में उतार दिए गए, आधे रेट पे उतार दिए गए। तो अब आप सोचिए 12 रुपये के रेट पे अगले 1250 करोड़ 1250 करोड़ शेयर्स बाजार में आ गए। अब क्या होगा? प्राइस तो गिरना ही गिरना तय है। अब एक चीज़ सोचिए कि जहां यस बैंक के 1250 करोड़ शेयर्स पे कमाई आती थी वो बड़े लेवल पे आती थी, वहीं अब कमाई भी कम हो गई। आपको पता है कमाई क्यों कम हो गई? क्योंकि NPAs वगैरह बढ़ गए, और दूसरी चीज़ शेयर्स की संख्या भी दुगनी हो गई। इसका मतलब क्या है? शेयर्स की संख्या दुगनी का मतलब अगर हम इससे कंपेयर करें, जो नॉर्मल यस बैंक का 400 रुपये का हाई था उसको हम अगर केवल शेयर्स की संख्या दुगनी हो गई इससे कंपेयर करें तो ऑल टाइम हाई इनका 200 रुपये के आसपास बैठेगा। ठीक, आप इस चीज़ से एग्री करते हो। और यहीं पर आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी में जाकर चीज़ों को देखोगे, ये आप खुद से, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी में मैं एक चीज़ सिंपली यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रॉफिट जो है ये इनका 10 गुना कम हो गया, 10x कम हो गया, यानी कि प्रॉफिट भी 10 गुना कम हो गया, शेयर भी दुगना हो गए। इसका मतलब 10 गुना प्रॉफिट कम होने का मतलब जो असली ऑल टाइम हाई हम इनका कह सकते हैं प्राइस के हिसाब से अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 20 रुपये का होना चाहिए। यानी कि यस बैंक 20 रुपये पे बहुत महंगा हो जाएगा अपने पीयर्स के मुकाबले, क्योंकि 20 रुपये पे भी इनकी वो कमाई नहीं है जो कोटक महिंद्रा बैंक 2000 रुपये पे कमा लेता है। ठीक है, जो HDFC बैंक 1800 1600 1700 पे कमा लेता है, जो अन्य बैंक्स अपने मतलब सेक्टर में कमाते रहते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे मैं अब तक क्या कहना चाहता हूँ। तो अब तक आपने देखा कि अर्निंग इस बैंक की कम हो गई, कई गुना कम हो गई। ठीक है, ठीक, अब जो मार्केट कैप है वो कैसे डिसाइड होता है? जो करंट मार्केट प्राइस होता है इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो पहले जो इनका मार्केट कैप कैलकुलेट होता था वो कैसे होता था? 1250 करोड़ शेयर्स इनटू प्राइस। अभी कैलकुलेट होगा 2500 करोड़ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। इसीलिए मार्केट कैप इनका हाई हो जाता है क्योंकि शेयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि जब ये बैंक
1 रुपये ऊपर जाएगा तो 2,500 करोड़ रुपए इनका मार्केट कैप ऊपर होगा। तो सोच लीजिए आपके पास कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स इनके बाज़ार में लिस्टेड हैं। मतलब अब आपके सामने रियलिटी आ चुकी है। आपने यस बैंक को सिंपली देख लिया कि असल में हो क्या रहा है इस बैंक में, क्योंकि आपको लोग इस तरीके से गुमराह कर सकते हैं कि टारगेट 400 जाएगा, टारगेट 200 जाएगा। मैंने आपको समझा दिया, टारगेट तुरंत खिसक जाएगा 200 रुपये पे, ऑल टाइम हाई इनका खिसक जाएगा 200 रुपये पे। अगर आप सिर्फ रेशनल माइंड लगाकर ये सोचो कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो दुगने कर दिए गए हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आप जो अर्निंग है वो भी आप देखो। अब जो सबसे बड़ा खतरा इनके लिए आ रहा है वो फ्रेश एनपीएस का आ रहा है। और सोचिए जब भी एक लो क्वालिटी का बैंक होता है, छोटी क्वालिटी का बैंक होता है, वहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मैंने ढेर सारी नेगेटिविटी की बात कर दी। अब आपका दिल बैठ गया होगा सर शेयर्स तो मैं ले रखा हूँ, अब मुझे क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, मैं क्या करूँ? तो उसका जवाब मैं दूंगा। देखिए अगर आप देखोगे वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस बैंक, ये आपको भी लग रहा होगा, ये आप किसी से भी पूछोगे वो यही कहेगा कि भाई जो बुरे से बद से बदतर सिचुएशन हो सकती थी वो जा चुकी है। लेकिन क्या प्राइस के लिए बद से बदतर सिचुएशन जा चुकी है, ये आपको खुद से डिसीजन लेना होगा। अगर मैंने 20 रुपये पे बेचने के लिए कहा तो मैंने जो आपके सामने लॉजिक रखी इसी के आसपास की लॉजिक थी। मैंने यही चीज़ें देखकर आपको बेचने के लिए बोला था। अभी सिंपली जब मैं 16 रुपये पे भी येस बैंक को महंगा कहता हूँ तो 16 रुपये के हिसाब से इनकी कमाई उस लेवल पे नहीं जा पाई है। और अगर आप देखोगे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इनकी अर्निंग पे एक बड़ा डेंट पड़ने वाला है ड्यू टू एनपीएस। अब एनपीए अगर बढ़ जाएंगे हो सकता है बैंक को नुकसान भी पोस्ट करना पड़े एनपीए की जो प्रोविजनिंग की जाती है उसके कारण। अब सोचो कि बैंक अगर प्रोविजनिंग करेगा हाई लेवल पे, जो कि एनपीए बढ़ने ही बढ़ने हैं फिक्स है, क्योंकि बैंक खुद आकर कह रहा था कि भाई साहब अगर सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसको हम हटा दें तो हमारा एनपीए ग्रॉस एनपीए 20% के आसपास बैठ रहा है, जो कि सच में एक खतरनाक सिचुएशन है। तो ओवरऑल अगर हम पूरी की पूरी बात को समझना चाहें तो एक ही चीज़ हमारे सामने बचती है, वो ये है कि बैंक जो है वो स्टेबल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो गया है कि हम यहाँ पर आकर इसमें आंख बंद करके पैसा लगा दें और ये सोचें कि 3 महीने बाद ये बढ़ जाएगा, अन्य बैंकों की तरह 6 महीने बाद ये बढ़ जाएगा। आपको चार्ट पर सब कुछ दिखाई देता है, ऑपरेटर गेम यहाँ पर एक्टिव रहेगा क्योंकि छोटे प्राइस का स्टॉक है। अब आप लोग सोचोगे क्या ये बैंक मल्टी बैगर बन सकता है, तो मल्टी बैगर बनने के चांसेस बहुत 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 कम है, क्योंकि ये बैंक साइज में छोटा नहीं है, बस अर्निंग्स में यहाँ पर कमी आई है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा अगर ये अपने बैंकिंग इंडस्ट्री जो कि 20-25% के आसपास के CAGR से ग्रो करती है इंडिया में, मैं ये मैक्स लेवल बता रहा हूँ, जो कि अच्छे बैंक्स होते हैं वो इस लेवल पे ग्रो करते हैं, उस हिसाब से आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि ये आपको 20 से 35% के आसपास का CAGR आने वाले 3 से 5 सालों में देगा। और ये हम एक अच्छे केस सिनारियो को लेकर चल रहे हैं कि बैंक में अन्य कोई दुर्घटना नहीं होती है, अन्य कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती है। तो एज सच अभी कोई आने के आसार भी नहीं है। प्रशांत कुमार जी अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो आप रेशनल थिंकिंग के साथ लॉजिकल चीज़ें सोचा कीजिए, किसी के कहे में मत आइए कि 400 का टारगेट हो जाएगा, 200 का टारगेट हो जाएगा, 100 का टारगेट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बड़ा डेंट देंगी। आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो समझाया अगर आप इनमें से किसी चीज़ से एग्री नहीं कर पाते हो तो ज़रा नीचे बताइएगा, हम उसका जवाब भी देंगे, आपके लिए फ्रेश वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। आप बस चीज़ों को समझिए, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जब आप मार्केट कैप की बात करते हो, मैंने कंपेरिजन भी किया था कि भाई साहब इतना बड़ा इनका मार्केट कैप हो गया है, ये एक लार्ज कैप स्टॉक हो गया है, और एक लार्ज कैप स्टॉक इतनी कम कमाई करके हमको दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं अगर आपको बाजार में सेफ प्ले करना है, जो कंपनियां कमा रही हैं उनके पास जाइए, जो ग्रोथ दिखा रही हैं उनके पास जाइए। यस बैंक के पास ग्रोथ दिखाने का यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक जो है वो एक डेंट झेल चुका है, इनको चोट लगी है, अभी अपनी चोट इनको ठीक करनी है। उस चोट को ठीक करते अगर मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर ये अपनी सिर्फ चोट ठीक कर लें, जो इनको डेंट मिला हुआ है, जो इनकी ब्रांचेस में दिक्कतें आई हैं, जो आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि अगर ये अपने फुल फ्लेज्ड रूप में पहले की तरह आ जाता है तो आपको यही बैंक हो सकता है 3-4 साल बाद एक बढ़िया प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। लेकिन आप ये सोचो कि यस बैंक मल्टी बैगर हो जाएगा, ये आपके लिए एक सपना रह सकता है। कम से कम मेरी एनालिसिस आपको उस तरफ बिल्कुल इशारा नहीं दे रही है कि ये बैंक आपके लिए मल्टी बैगर साबित होगा। नॉर्मल बैंकिंग इंडस्ट्री की तरह तब चलेगा जब यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मली चलें, और उसके पूरे के पूरे आसार हैं, क्योंकि प्रशांत कुमार जी बहुत ही हार्ड वर्किंग गाई है और वो बंदा पूरी जी जान लगाकर यस बैंक को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आपको
रियलिटी पे रहकर यस बैंक से एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए। अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो सच में आपके साथ वही होगा जैसे होता है ना, लोगों के लिए ट्रैप बनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई थी इस पर, तो आपके लिए ये वीडियो मैंने हाजिर की। क्यों यस बैंक में तकलीफ है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई कि मैं आपके किसी भी स्टॉक के खिलाफ नहीं होता हूँ, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हो सकता है ये रियलिटी किसी को डाइजेस्ट ना हो, किसी को तकलीफ हो जाए, इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तथ्य पे चीज़ों को बोला कीजिए। जो नीचे आप कमेंट करें, अगर कोई गंदा कमेंट भी करना है तो तथ्य रख कर कीजिए कि आपने ये बात गलत बोली, इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप गाली गलौज करोगे तो आपको पता है ये ना आपके लिए अच्छा है और ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा है। पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा सा सभ्यता बनाए रखेंगे, सबको अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।